Number 5, सेल। टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है हु डिस्कवर यानी कि सेल के बारे में, सेल क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद में सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ सेल। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। दैट मीन्स अपनी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सेल होती है। जैसे कि इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो बॉडी बनने के लिए आवश्यक होती है या नेसेसिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल्स वर्क प्ले, सेल्स जो होती है वो सारा काम यानी कि लिविंग बॉडी में जो भी सारी एक्टिविटी होती है उसको कंप्लीट करती है। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ बोला जाता है। क्वेश्चन आता है वाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। हु डिस्कवर द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सेल को किसने डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। यानी कि सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम सेल की, तो सेल के स्ट्रक्चर से पहले नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो थी वो दी थी स्लाइडन एंड स्मान ने। स्लाइडन और स्मान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी यानी कि सेल थ्योरी के हिसाब से स्पेशल पॉइंट्स थे जो सेल थ्योरी कहलाई। फर्स्ट पॉइंट था सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यानी कि बेसिकली हमने जो पहले बात की थी कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, उसी में हमने ये बात कही। सेल थ्योरी में स्लाइडन एंड स्वान ने कहा कि सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट था एवरी ऑर्गेनिज्म यानी कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जो होती है वो सेल से बनी हुई होती है। और थर्ड पॉइंट इसमें था कि जो भी ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दैट मीन्स जो भी सेल्स होती है, नई सेल जो बनती है वो पुरानी सेल से ओरिजिनेट होती है। ये सेल थ्योरी के पॉइंट थे। उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है। ऑर्गेनिज्म को जब हमने क्लासीफाई किया तो दो पॉइंट हमने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे फर्स्ट इज अ यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज अ मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो होती है वो केवल सिंगल सेल से बनी हुई होती है, और या हम ये कह सकते हैं सारे वर्क यूनिसेलुलर, यानी कि सारे यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर सारी एक्टिविटी जो है केवल एक सेल ही काम करता है या एक सेल ही उसकी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज़ अ मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर नाम में ही आ रहा है मल्टी, यानी कि एक से ज़्यादा। जिस ऑर्गेनिज्म में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हों और सारी एक्टिविटियाँ करने के लिए, यानी कि अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग टाइप्स की सेल काम करेगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। जैसे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स,
आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल। सेल जो होती है, सेल के अंदर मेन 3 स्ट्रक्चर्स हो, उन 3 स्ट्रक्चर के बेसिस पे सबसे पहले इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। दैट मीन्स अगर हमें सेल का डायग्राम बनाना है तो इस तरह का डायग्राम, या हम लोगों ने इस तरह की स्ट्रक्चर देखी है। सेल देखने पे उसकी 2 कवरिंग्स देखी है, आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग। आउटर कवरिंग जो होती है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल की आउटर कवरिंग होती है, और ये अपना सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल के शेप को मेंटेन करती है। नेक्स्ट, इसमें एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि सेल के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल एंट्री करेगा, कौन सा एग्जिट करेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से या इस रीज़न के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सेल में एंट्री एंड एग्जिट को क्या करती है? डिसाइड करती है। नेक्स्ट, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है उनको सेल स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसके अंदर फ्लूइड यानी कि सेमी सॉलिड जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद में हम साइटोप्लाज्म जो होता है उसी के अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सिचुएटेड रहते हैं या एम्बेडेड रहते हैं। साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट, मेन ऑर्गन्स जो होता है या सेल में जो सारा वाइटल रोल प्ले करता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है, यानी कि ब्रेन का काम क्या होता है? सोचने, समझने, सारी एक्टिविटी को प्ले करने का काम। तो उसी तरह सेल में जो है ब्रेन जो होता है, सेल का ब्रेन जो है वो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। और न्यूक्लियस जो होता है उसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सिचुएटेड रहते हैं। अभी हमने बोला। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं और कहाँ सिचुएटेड रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज होती है, यानी कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ जो होते हैं यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं तो वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। और
कुछ ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन्स जो होती है वो एब्सेंट होती है, इसलिए मेम्ब्रेनलेस कहलाता है। डबल मेम्ब्रेन्स जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो दो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन जो होते हैं लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। एंड मेम्ब्रेनलेस जो होता है वो है राइबोसोम। मतलब डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स कितने हैं हमारे पास? 2, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। मेम्ब्रेनलेस की बात करें तो वो राइबोसोम। नेक्स्ट अब एक एक सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे। सबसे पहला आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? कॉलिकर ने। यानी साइंटिस्ट जो थे उसका नाम क्या था? कॉलिकर। और नेम जो दिया था वो किसने दिया था? बेंडा ने। बेंडा ने जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल्स जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसा आप देख रहे हैं इसमें, दैट इज़ अ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इसकी फोल्डेड हुई होती है। फोल्डेड किस तरफ हुई हुई है? इनर साइड की तरफ फोल्डेड हुई हुई है। जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्रिस्टी जो होती है एनर्जी प्रोड्यूस करती है। क्रिस्टी जब एनर्जी प्रोड्यूस करेगी तो वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस करती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट इसके अंदर ये आता है, माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। जब भी सेल को एनर्जी चाहिएगी तो सेल को एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी इज अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के माध्यम से हमें एनर्जी मिल रही है या उसके फॉर्म में जब एनर्जी मिलती है, इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन आता है, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई? आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्यों होता है? क्योंकि एटीपी के फॉर्म में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स का मतलब है ये किसी और से रीजनरेट नहीं होगा या किसी और से जनरेट यानी कि प्रोड्यूस नहीं होता है, ये अपने से यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से ही दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर खुद के पार्टिकल से, माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के पार्टिकल से ये नया प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें इतनी एबिलिटी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या होते हैं बता दिया आप लोगों को, यानी कि क्या करना? सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करना।
नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो सेल ऑर्गेनल होगा वो केवल प्लांट सेल में मिलेगा। आगे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि प्लांट सेल कौन सी होती है, एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल हमेशा प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल में नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लास्टिड जो होता है वो फूड बनाना या फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किस में होता है, केवल प्लांट्स में होता है। इसलिए प्लास्टिड वाला सेल ऑर्गेनल हमें काम मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा। ये भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है, इसकी भी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो स्पेस होगा वो क्या कहलाएगा, पेरीप्लास्टियल स्पेस कहलाएगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर थाइलेकॉइड्स होता है, ग्रेना होता है, वहाँ पे क्या होती है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन होती है। लाइट एंड डार्क रिएक्शंस जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रिलेटेड होती है। उसके थ्रू उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। प्लास्टिड की अगर अपन बात करें तो ये जो है इसके अंदर अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो प्लास्टिड में जो फंक्शंस होता है इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, और जो भी मटेरियल होता है यानी कि प्लांट के अंदर कुछ मटेरियल को क्या करेगा, वो स्टोरेज करेगा। स्टोरेज क्यों करेगा, जैसे ये इसको कलर देता है। फ्रूट्स में जो जैसे टोमेटो है रेड कलर है, चिली जो होती है ग्रीन कलर है, तो वो किसकी वजह से होता है, प्लास्टिड के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो फूड को क्या करते हैं, कलर देते हैं। तो कलर जब वो फूड को देगा तो डैट मीन्स स्टोरेज का काम भी कौन करता है, प्लास्टिड करता है प्लांट सेल में। और सबसे ज़्यादा मेन काम क्या होता है इसका, फोटोसिंथेसिस करना।